Hello and welcome to the channel eShiksharthi. In this video, we will see what are top mistakes which students make regularly and they do not get success which we want in form of their UGC NET exam or JRF. क्या होता है कि कई बार हम साइकिल्स में अपीयर करते जाते हैं, लाइक जून साइकिल, फिर दिसंबर साइकिल, अगेन जून, अगेन दिसंबर. ये जो मंथ्स होते हैं जून एंड दिसंबर के, ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक बन जाते हैं हमारे लिए. और हम जो सक्सेस डिज़ायर करते हैं कि यूजीसी नेट क्वालिफाई हो जाए हमारा या जेआरएफ क्वालिफाई हो जाए, वो नहीं हो पाता बिकॉज ऑफ सम सेम मिस्टेक्स. कॉन्स्टेंटली आप वही सेम मिस्टेक्स करते जाते हैं और उनकी वजह से आपका जो एग्जामिनेशन है वो क्वालिफाई नहीं हो पाता है. सो आई विल टेल यू दोज मिस्टेक्स. सी, I have appeared in this examination multiple times and I have failed multiple times also, and I have qualified the examination multiple times. So what is the difference between the candidate who is qualifying the same examination again and again and the one who is not able to qualify that examination again and again? क्या प्रॉब्लम होती है दोनों कैंडिडेट्स में? कई बार हार्डवर्क सेम होता है बट रिजल्ट सेम नहीं होते हैं. तो जो लोग बार बार क्वालिफाई कर रहे हैं उन्होंने कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हैं जिन पर ध्यान दिया है, वो इम्प्रूव कर ली हैं और उन्होंने कुछ स्ट्रैटेजीज, कुछ प्रिंसिपल्स अपने बना लिए हैं जिनको फॉलो करके वो अगेन एंड अगेन इस साइकिल में क्वालिफाई होते जाते हैं. लाइक आई हैव क्वालिफाइड दिस एग्जामिनेशन till today, like 3 times I have qualified this examination. So there are some things which help us to qualify the examination again. So let's see. Mistake 1, not understanding the latest pattern. What we do, हम जो पुराना पैटर्न है पुराने तरीके से पढ़ते चले आते हैं, कुछ देख ही नहीं रहे हैं, बिल्कुल अवेयर ही नहीं है कि अभी जो पैटर्न है एग्ज़ाम का वो क्या है, उसमें किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं. आपने क्या किया, सिलेबस उठाया, सिलेबस से पढ़ा जो आपको जो भी आपका कंटेंट है और आप जाके एग्ज़ाम देने लग गए. दैट इज़ नॉट द राइट वे टू डू इट बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड द लेटेस्ट पैटर्न व्हाट एनटीए इज आस्किंग नाउ इन यूजीसी नेट एग्जाम. फर्स्ट पेपर का पैटर्न क्या है, सेकंड पेपर का पैटर्न क्या है, आपको समझना पड़ेगा. और जितनी जल्दी आप पैटर्न को समझ लेंगे, उसके अकॉर्डिंग अपनी स्टडीज को मोल्ड कर लेंगे, उतनी ही जल्दी आपको सक्सेस मिल जाएगी इस एग्जाम में. द सेकंड मिस्टेक इज इग्नोरिंग PYQs. क्या होता है कि हमने जैसे फर्स्ट वाली मिस्टेक देखी कि नॉट अंडरस्टैंडिंग लेटेस्ट पैटर्न, तो पैटर्न कैसे समझ में आएगा? पैटर्न का समझने का सबसे बेस्ट तरीका है PYQs. आपको PYQs देखने हैं, PYQs लगाने हैं और उन्हीं PYQs को रिपीटेडली देखना है, जिससे कि आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि कौन से हाई वेटेज टॉपिक्स हैं, उन पर आपको ध्यान देना है और लेटेस्ट किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं. अगर आप अवेयर होंगे कि लेटेस्ट पैटर्न क्या है, तभी आप सिलेबस को बेटर टैकल कर पाएंगे और आप अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज कर पाएंगे. So PYQ is one of the most important thing if you will ask me. So the third mistake is notes versus concept. कई बार होता है कि हमने सिलेबस उठाया, उसका टॉपिक उठाया, नोट्स बनाए किसी वीडियो से या किसी कंटेंट से, बस उन नोट्स को बनाया और बस उन्हीं को पढ़ के पेपर देने चले गए. नहीं, देयर इज नीड ऑफ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मोर देन मेकिंग नोट्स. रोट लर्निंग कभी भी आपको हेल्प नहीं करती एग्जाम में जो आपको हेल्प करती है वो है डीप अंडरस्टैंडिंग. आप एग्जाम प्रेशर में कई बार जो आपने रोट लर्निंग के थ्रू बस ऐसे ही याद किया उसको भूल जाओगे, आपको रिकॉल करने में बहुत प्रॉब्लम होगी. अगर आपने एग्जाम दिया है तो आप ये बात जानते हैं कि जो टॉपिक्स आपने ठीक से नहीं पढ़े होते हैं, जिनमें आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होती है, बहुत सारे फैक्ट्स पूछे जा रहे हैं आजकल यूजीसी नेट एग्जाम में, तो उन फैक्ट्स को आप कैसे याद रखोगे? कहते हैं कि फैक्ट कॉन्सेप्ट नहीं पूछ रहा एग्जाम, लेकिन कॉन्सेप्ट की हेल्प से आप फैक्ट्स को टैकल कर पाते हैं. कॉन्सेप्ट की हेल्प से आप फैक्ट्स को आंसर्स फाइंड आउट करने में आपको हेल्प होती है. सो कॉन्सेप्ट इज ऑलवेज नेसेसरी और कॉन्सेप्ट आपको समझना है. कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की बहुत ज़रूरत है. उस कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ आप बेटर रिटेंशन कर पाएंगे, आप बेटर रिकॉल कर पाएंगे एग्जाम ड्यूरेशन में, और देन यू विल बी एबल टू टेक द राइट आंसर. द नेक्स्ट मिस्टेक इज नो टाइम टेबल एंड इनकंसिस्टेंट रूटीन. क्या होता है कि कई बार तो हम बहुत मोटिवेटेड होते हैं और पढ़ लेते हैं बैठ के आराम से डेली, लेकिन डेली टारगेट्स में हम लैग करते हैं कि डेली कोई गोल्स नहीं है, डेली कोई डिसाइडेड टारगेट नहीं है कि ये टारगेट हमें लेके चलना है, आज ये वाले सब्जेक्ट का ये वाला टॉपिक ये कवर करना है. ऐसा नहीं होता है, तो बहुत ही हेफिजार्ड वे में आपकी जो है प्रिपरेशन जाती है और आप कई जो टॉपिक्स आपको फेवरेट होते हैं वो तो आप कई बार पढ़ लेते हो, और जो टॉपिक कई सारे टॉपिक क्या होता है कि आप भूल जाते हैं, आप नहीं ध्यान देते. तो
एक एक टॉपिक की एक एक दिन की प्रॉपर आपको स्ट्रैटेजी बनानी है, एक एक दिन का गोल डिसाइड करना है, स्टडी आवर्स डिसाइड करने हैं, और देन यू विल नॉट बी फीलिंग बर्न आउट। अब क्या होगा कि आपके पास आपका सामने एक डेली टारगेट होगा, उसको आपको कंप्लीट करना है। इस तरीके से आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करते जाना है और आप बर्न आउट नहीं फील करेंगे, इनफैक्ट आप मोटिवेटेड फील करेंगे। जैसे जैसे आपका एक एक टॉपिक फिनिश होता जाएगा, एक एक दिन के डेली टारगेट्स फिनिश होते जाएंगे, तो आप ज़्यादा मोटिवेटेड फील करेंगे और आप पूरे सिलेबस को एक तरीके से कवर कर पाएंगे। देन द नेक्स्ट मिस्टेक इज मॉक टेस्ट विदाउट एनालिसिस। मीन्स हम क्या करते हैं कि हमें इधर उधर से मॉक टेस्ट मिले, आजकल टेलीग्राम पे मिल ही जाते हैं या कहीं पे भी आप कोचिंग वगैरह से खरीदते भी हैं, तो आपने जस्ट मॉक टेस्ट अपीयर किया और आपने उसको बिल्कुल एनालाइज नहीं किया। आपने देखा ही नहीं कि आप कहाँ कौन से चीज़ में लैग कर रहे थे, आप कौन से टॉपिक में आपकी अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम थी, कौन से टॉपिक में आपको रिकॉल करने में इशू हो रहा है, और कुछ टॉपिक्स जो आपको ऑलरेडी आते हैं तो उन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना। ये सब हमें रिव्यू करना पड़ेगा अपने मॉक टेस्ट को, ताकि हम जो एरर कर रहे हैं उनमें इम्प्रूवमेंट ला सके। जो रॉन्ग आंसर्स हमने टिक करे उनको इम्प्रूव किया जा सके, उनको करेक्ट किया जा सके। जो मिस्टेक्स हम मॉक टेस्ट में करते हैं वो सेम मिस्टेक्स हमें अगेन नेक्स्ट मॉक टेस्ट में नहीं दोहरानी है, और फाइनली वो मिस्टेक हमें एग्जाम में नहीं दोहरानी है। सारी मिस्टेक्स को नोट डाउन करना है और कोशिश करनी है कि वो मॉक टेस्ट में जो हमने सीखा है, जो मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए, वो एग्ज़ाम में नहीं दोहरानी है, एग्ज़ाम में नहीं करनी है। तो मॉक टेस्ट सिर्फ देने नहीं है, उनको एनालाइज करना है, उनके चारों ऑप्शन से जो कुछ सीखने को मिल सकता है उनके नोट्स बनाने हैं, सीखना है, क्योंकि हो सकता है उन 4 ऑप्शन में से कोई भी और ऑप्शन क्वेश्चन फॉर्म में आ जाए और एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए। तो इस तरह से पूरे मॉक टेस्ट को एकदम एनालाइज करना है, देन मॉक टेस्ट मीनिंगफुल है। नेक्स्ट मिस्टेक इज इग्नोरिंग पेपर 1 प्रिपरेशन। व्हाट वी डू, पेपर 2 जो है वो हमारे इंटरेस्ट का होता है हर बार, तो क्या करते हैं हम पेपर 2 पर ही ज़्यादा ध्यान देते हैं और पेपर 1 पर ध्यान नहीं देते हैं। पेपर 1 में जो सिंपल टॉपिक हैं लाइक टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, रीजनिंग, DI भी बहुत डिफिकल्ट नहीं आता है, स्पेशली वो लोग भी टैकल कर सकते हैं जिनका मैथ्स फेवरेट नहीं होता है वो भी। सो हमें ये जो हाई यील्डिंग टॉपिक्स हैं इनको ध्यान रखना है और पेपर 1 में स्कोर को मैक्सिमाइज करना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपका पेपर 2 चाहे कितना भी अच्छा हो और पेपर 2 अगर ख़राब है तो उसकी वजह से आपका GRF नहीं हो पाता है, और अगर बाई चांस कभी नेट भी नहीं हो पाता है, बिकॉज अगर आप पेपर 1 बहुत ज़्यादा ख़राब कर रहे हैं। तो पेपर 2 अगर एवरेज है और पेपर 1 में आप बहुत अच्छा स्कोर कर लें तो दैट बिकम्स वेरी गुड, वो आपको हेल्प करता है मार्क्स मैक्सिमाइज करने में। और फाइनली आपको क्या चाहिए, आपको दोनों पेपर के मार्क्स मिला के मैक्सिमम मार्क्स चाहिए, ना कि ऐसा कि पेपर 1 में टॉप करना है या पेपर 2 में टॉप करना है। दोनों ही पेपर को बराबर ध्यान देना है, और पेपर 1 को काफ़ी ध्यान देना है, बिकॉज पेपर 1 से काफ़ी स्कोर मैक्सिमाइज किया जा सकता है। लाइक आई कैन टोल्ड यू एग्जाम ऑलमोस्ट मुझे इतने ही मार्क्स मेरे आते हैं पेपर 1 में, दैट इज गुड स्कोर, 80 आउट ऑफ 100, लाइक 40 क्वेश्चंस आउट ऑफ 50 आर करेक्ट, विच इज़ गुड स्कोर। इससे मार्क्स मैक्सिमाइज होते हैं और फाइनली आप नेट तो क्वालिफाई कर ही सकते हैं, और पेपर 2 भी अगर उतना ही अच्छा है तो आप GRF भी कर सकते हैं देन। सो नाउ द नेक्स्ट मिस्टेक इज फॉलोइंग टू मैनी टीचर्स एंड बुक्स। क्या होता है कि आप इस जर्नी में आजकल सब बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है यूट्यूब पर, टेलीग्राम पर, ये कोचिंग वो कोचिंग, ये सर वो सर, ये मैम वो मैम, ये सारे कि ये अच्छा पढ़ाते हैं, इनसे ये चीज़ हेल्प कर जाती है। बड़ी ही लुभावने टाइटल्स और टॉपिक के साथ आपको वीडियो मिलती हैं, बट आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। आपको अपने मटेरियल्स, आपको अपने रिसोर्सेज पहले ही फाइनलाइज करके रखने हैं। जब आप अपनी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं तभी अभी हम देखेंगे कि क्या करना है आगे, स्ट्रैटेजी वगैरह कैसे बनानी है, तो उसमें आपको रिसोर्सेज पहले ही फाइनलाइज करने हैं और आपको उन्हीं रिसोर्सेज पर ट्रस्ट करना है, उन्हीं को बार बार रिवाइज करना है। बिकॉज क्या होता है कि आप बहुत सारा मटेरियल कलेक्ट कर लेते हैं तो आप किधर के भी नहीं रहते हैं, आपको जो चीज़ें आप रिकॉल ही नहीं कर पाते जो चीज़ें आप पढ़ते हैं वो। तो बेटर है कि आप रिसोर्सेज को मिनिमम रखें और रिवीजन को ज़्यादा से ज़्यादा करें, फोकस्ड वे में पढ़ाई करें, बहुत सारे रिसोर्सेज के चक्कर में डिस्ट्रैक्ट ना हो। जिससे कि क्या होता है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन भी हो जाता है कई बार, कि आपने बहुत सारी एक सेम चीज़ को तरह तरह की जगह से पढ़ा, तो उससे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं रहेगा माइंड में, आप कंफ्यूज
स्टेट में रहेंगे और हो सकता है कि आप उस कन्फ्यूज़न में गलत मार्क कर दें किसी भी क्वेश्चन को. सो दैट इज समथिंग विच यू हैव टू अवॉइड and you have to finalize your resource and then stick to them. Now the next mistake is lack of revision and short notes. The most important thing to qualify any of the examination is multiple revisions करने हैं. कई बार, जितनी बार आप जितनी बार आप रिवीजन कर सकते हैं उससे बेटर कुछ नहीं है, बिकॉज आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी रिटेंशन रखना है. जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे तो बहुत सारा प्रेशर होता है, आपको वही चीज़ें याद आती हैं जो आपने मल्टीपल टाइम्स पढ़ी हैं, जिनका आप बिल्कुल एकदम सेव हैं आपके माइंड में. अदरवाइज़ क्या होता है कि आप 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर लेते हैं और 2 ऑप्शंस रह जाते हैं. उनमें इतनी कन्फ्यूज़न होती है और उनमें इतने सारे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं कि आपका एग्ज़ाम जो है वो क्वालिफाई नहीं हो पाता, और बाद में हमें इतना रिग्रेट होता है कि हमने तो पढ़ा था फिर भी हम ये क्वालिफाई नहीं कर पाए, बिकॉज रिवीजन की कमी रहती है. रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करना है. एज मैनी एज साइकिल्स ऑफ योर रिवीजन विल बी डन, यू विल बी एबल टू गेट मैक्सिमम मार्क्स, बिकॉज रिवीजन आपको रिटेंशन में बहुत हेल्प करता है और आपका जो वास्ट सिलेबस है उसको आप तभी कवर कर पाएंगे कि उसको मल्टीपल साइकिल्स में मल्टीपल तरह से रिवाइज करें. और उसके ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, शॉर्ट नोट्स बनाएं, न्यूमोनिक्स बनाएं फैक्ट्स के लिए, ये सब चीज़ें करें और रिवीजन को अपना 100% देना है रिवीजन में. नेक्स्ट वन इज पुअर टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग एग्जाम. आई सॉ माई फ्रेंड्स के उन लोगों का टाइम मैनेजमेंट भी नहीं हो पाता एग्जाम में. 3 hours आर नॉट समथिंग इन विच यू कैन नॉट हैंडल योर एग्जाम. 3 घंटे में आराम से एग्ज़ाम किया जा सकता है. 150 क्वेश्चंस आर देयर. हाँ, अगर आपका टाइम मैनेजमेंट में इशू है तो आपको प्रॉब्लम होगी. जो क्वेश्चन आपको डिफ़िकल्ट लग रहे हैं, लेंथी लग रहे हैं, उनको आप छोड़ दीजिए. जो आपको ईजी लग रहे हैं वो पहले करिए. जो मैथ्स वगैरह में अटकते हैं मत करिए पहले. मैथ्स, रीजनिंग आप पहले जो आपको अच्छे से आते हैं उन सबको कर लीजिए. एक डिसाइड कर लीजिए पहले आपको पेपर 1 करना है, पेपर 2 करना है. ये सब आपको मॉक टेस्ट में ही डिसाइड करना है और वहीं पे आपको मॉक टेस्ट में ही आपको टाइम मैनेजमेंट अपना बनाना है और उसी से आपको स्टिक रहना है. एग्जाम हॉल में जाके आपको चेंज नहीं कर देनी है अपनी स्ट्रैटेजी. आप पहले से डिसाइड करके रखिए कि आप कौन सा सेक्शन पहले करेंगे, कौन सा बाद में करेंगे, और डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस में नहीं ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे. 3 घंटे में पेपर आसानी से किया जा सकता है, बिकॉज आई हैव ऑल्सो गिवन दिस एग्जामिनेशन मल्टीपल टाइम्स और कभी भी मेरे टाइम मैनेजमेंट में कोई इशू नहीं आया, बिकॉज आई नो हाउ टू हैंडल दिस एग्जाम इन 3 hours. तो आपको उस टाइम लाइन से भी स्ट्रिक्ट रहना. द नेक्स्ट मिस्टेक इज सेल्फ डाउट एंड गिविंग अप अर्ली. क्या होता है कि हम जैसे ही एक फेलियर देखते हैं, 2 फेलियर देखते हैं, फिर हम सोचते हैं नहीं, वी आर नॉट मेड फॉर दिस एग्ज़ाम. ये कोई और ही अलग लोग होते हैं जो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं, बार बार जिनका एग्ज़ाम हो जाता है. ऐसा कुछ नहीं होता. बिलीव मी, everyone who is qualifying this examination is just one person जिसने जिन मिस्टेक्स को ओवरकम कर लिया है. तो बस वही करना है आपको. सेल्फ डाउट बिल्कुल नहीं लेके आना है. एंड यू आर नॉट समवन हु कैन नॉट मेक इट. ऑफकोर्स यू कैन मेक इट, बस आपको ये सारी मिस्टेक्स जो हैं वो रिपीट नहीं करनी है. यू हैव टू फेथ इन योर सेल्फ, यू हैव टू बिलीव इन योर जर्नी, बिकॉज एवरी वंस जर्नी इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम अदर पर्सन. वी आर सेइंग अनदर वन एंड वी आर सेइंग कि इसका तो हो गया, हमारा क्यों नहीं हुआ, बिकॉज देयर आर सम डिफरेंसेस बिटवीन मी एंड समबडी एल्स. ठीक है, तो अगर मेरा नहीं हो रहा है तो सामने वाले का हो रहा है, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हमारी अपनी है, ना कि कंपेयर नहीं करना है अपने आप को किसी से भी. और अपने आप पे ध्यान देना है, अपनी कंसिस्टेंसी से अपने आप को ही सेल्फ डाउट से ओवरकम करना है. देन यू विल फर्स्ट हैव टू बी कॉन्फिडेंट. अगर आप कॉन्फिडेंट होंगे कि आपका 100% सिलेबस कवरेज है, आपने PYQs कर लिए हैं, आपने मॉक टेस्ट लगा लिए हैं, अब आप 100% प्रिपेयर्ड हैं, या 100% भी कोई कभी प्रिपेयर्ड नहीं होता है, तो आपको अगर ऐसा कॉन्फिडेंट फील होगा कि आपने कर लिया है एज मच एज यू कैन डू, एज मच एज यू कुड हैव डन, तो आप उस एग्ज़ाम के लिए कॉन्फिडेंट फील करेंगे और कॉन्फिडेंस के साथ एग्ज़ाम हॉल में जाइए. 100% यू विल मेक इन दिस एग्जामिनेशन. अब उसके लिए आपको क्या करना है, एक्शन प्लान बनाना है. हर दिन के आपके गोल्स डिसाइडेड होने चाहिए, टाइम टेबल डिसाइडेड होनी चाहिए, रेगुलर मॉक टेस्ट देना है, उनको एनालिसिस करना है, दोनों पेपर पे सेम फोकस रखना है, मार्क्स को मैक्सिमाइज करना है. ये सब चीज़ें जब हम करेंगे तो फाइनली हम मोटिवेटेड रहेंगे और उस मोटिवेशन के साथ और उस कॉन्फिडेंस के साथ हम एग्ज़ाम को आसानी से निकाल सकते हैं.
आसानी से निकाल सकते हैं. So you have to just make your 100% efforts, जिसमें आपको हार्ड वर्क भी करना है और स्मार्ट वर्क भी करना है. स्मार्ट स्ट्रेटजीज लाइक अंडरस्टैंडिंग द पेपर पैटर्न और उसके अकॉर्डिंग कंसिस्टेंट रहना, हर दिन अपनी मिस्टेक्स को रियलाइज करना, फिर उनमें इम्प्रूवमेंट करना, ऑल ऑफ दिस मेक यू able to qualify this examination. So success will be yours. Finally, I will say that you can do it. If I can qualify this examination, then anybody of you can qualify this exam and get your desired goal, NET or GRF in any form. So thank you so much. Like, share and subscribe this channel, and tell me your biggest challenge in the comment section about your UGC NET preparation, and see you soon in the next video.